हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये गोल्डन रूल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरली दो जगह पे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। फर्स्ट है जर्नल, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, और दूसरा है लेजर। ये दो जगह पे हम गोल्डन रूल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था, यानी सारा प्रोसीजर बताया था अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के 8 स्टेप हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग, यानी हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड है मेजरिंग, यानी कि हम करेंसीज में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको मेजर करते हैं। और थर्ड है रिकॉर्डिंग, जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ है क्लासीफाइंग, यानी कि हम क्लासीफाई करते हैं अकाउंट्स को, जिसे हम लेजर कहते हैं। हम एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम क्लासीफाई कर देते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिफ्थ होता है समराइजिंग, सिक्स है एनालाइजिंग, सेवेंथ है इंटरप्रेटिंग, और एट्थ है कम्युनिकेटिंग। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है गोल्डन रूल से रिलेटेड, कि गोल्डन रूल जो है वो मेजरली दो जगह यूज़ होगा। फर्स्ट है जर्नल में, और सेकंड है लेजर बनाते समय। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। तो अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, ध्यान रखना कि अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पे हम जर्नल बनाते हैं। लेकिन अगर कोई लार्ज बिजनेस इंटरप्राइज है, लार्ज बिजनेस है, तो इस जर्नल को हम सब जर्नल में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, या फिर डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स। यानी कि जब लार्ज बिजनेस है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो हम जर्नल को सब जर्नल्स में क्लासिफाई कर देते हैं, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से जानते हैं। आप सब उसे सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते होंगे, सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स भी 8 तरीके के हैं, सारे मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है कैश बुक, सेकंड है परचेज बुक, थर्ड है परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ है सेल्स बुक, फिफ्थ है सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स है बिल्स पेबल बुक, सेवेंथ है बिल्स रिसीवेबल बुक, एट्थ और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो कि जो गोल्डन रूल है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो गोल्डन रूल का इस्तेमाल मेजरली दो जगह करते हैं, जर्नल और लेजर बनाते समय। जर्नल में दो तरीके की बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना, इन स्मॉल बिजनेस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। अगर मैं लार्ज बिजनेस की बात करूँ तो जर्नल इज़ डिवाइडेड इन सब जर्नल्स, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। यानी कि अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसे हम कैश बुक में दिखा देंगे, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में दिखा देंगे, इसी तरीके से सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स बुक्स में, और बाकी इसी तरीके से हम उसको बना लेंगे। अब बात करते हैं लेजर की। तो लेजर क्या होता है? अकाउंटिंग में लेजर का क्या मतलब है कि अकाउंट्स बनाना, अकाउंट, या फिर इसको बोलते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन करना। अब क्लासिफाइंग में हमने देखा था कि ये लेजर आता है। तो जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में आपने देखा है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारे लेटर्स आते हैं।
लेकिन एक पोस्टमैन कैसे उन लेटर को क्लासिफाई करता है, कभी आपने सोचा है? तो पोस्टमैन जो होता है वो लोकेशन के बेसिस पे जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें क्लासिफाई कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोकेशन हैं ए, बी, सी और डी। तो जितने भी ए से रिलेटेड लेटर होंगे, ए लोकेशन से रिलेटेड, उसे वो ए कैटेगरी में कर देता है। सेम काम लेजर में भी होता है। सपोज़ कर लेते हैं कैश अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, तो जो भी ट्रांज़ैक्शन कैश से रिलेटेड है, वो सारे ट्रांज़ैक्शन हम इस अकाउंट में लेके जाएँगे। आगे मैं अकाउंट के बारे में आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो इसे हम लेजर कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल का इस्तेमाल हम करते हैं जर्नल बनाते समय और लेजर बनाते समय। तो सबसे पहले जर्नल की बात कर लेते हैं। तो ये जर्नल का फॉर्मेट है आपके सामने, नाम है रोहित। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहित। रोहित के बुक में जर्नल एंट्रीज हैं वो की गई हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट देख लो आप। डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, अमाउंट 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 यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। एलएफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे हम लेजर फोलियो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम लेजर बना लेते हैं तब जर्नल एंट्री में हम इस एलएफ को फिल करते हैं। एलएफ एक तरीके समझ लो इंडेक्स की तरह। जिस तरीके से आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक में क्या दिया रहता है? इंडेक्स दिया होता है, जिसमें हर एक चैप्टर के सामने उसका पेज नंबर दिया होता है। तो जो इंडेक्स बनाया जाता है वो सबसे एंड में बनाया जाता है। पहले आप नहीं बना लेते कि पेज नंबर 19 पे ये टॉपिक लिखा है। सबसे पहले आप सारा टॉपिक बना लेते हो, उसके बाद देख लेते हो कि 19 पे कौन सा टॉपिक है, 20 पे क्या है, उसके बाद आप इंडेक्स बनाते हो। सेम चीज़ हम एलएफ के साथ भी करते हैं। जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे हम एलएफ का कोई रोल नहीं होता। जब हम लेजर बना लेते हैं तब हम वहाँ से वो नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रोहित है, इसने 5 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 लाख का। तो जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। और ये क्या है? इसे बोलते हैं नरेशन। नरेशन का क्या मतलब है? ये है एक तरीके से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया। तो किस अकाउंट को हमने डेबिट किया है? यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया है। कैश अकाउंट क्या है? ये आपका रियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है? ये आपका पर्सनल अकाउंट है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यही हमें गोल्डन रूल बताता है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं लेजर की। तो लेजर में मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट, यानी परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस अकाउंट में जाएगा। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट, जो भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो लेजर यानी क्लासिफिकेशन। तो आप वापस से जान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये अकाउंट क्या है? तो अकाउंट को आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये एक तरीके का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ध्यान रखना ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। या तो ये जो अकाउंट है वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है या आइटम, या फिर इसे हम हेड कहते हैं। तो एक पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक जगह रखा जाएगा, उसे हम अकाउंट कहेंगे। या फिर कोई आइटम या हेड हो सकता है जिससे रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका रिकॉर्ड या समरी आप कह सकते हो, वो एक जगह रखा जाएगा तो उसे हम अकाउंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। रेलेवेंट ट्रांजैक्शन के क्या मतलब? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि महत्वपूर्ण है बिजनेस के एंगल से, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रख के हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। एट वन प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड और आइटम, कोई भी पर्टिकुलर हेड, पर्सन या आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है, उसे हम एक जगह रखते हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं। और हर जो भी आइटम है या हेड है, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं, ताकि जब हमें ये पता करना हो कि सेल से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हम कैसे देख सकते हैं,
तो हम वहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लेंगे। इसी तरीके से क्रेडिटर का हमें ट्रांजैक्शन देखना है तो हम क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है क्रेडिटर्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट या और भी डेटर्स अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उनका अमाउंट ही यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था, बल्कि इफेक्ट और डायरेक्शन भी यूज़ किया था। यानी कि जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो इफेक्ट होते हैं या डायरेक्शन है उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच में। जब हम अकाउंटिंग के अप्रोचेस पढ़ेंगे तो उसमें मॉडर्न अप्रोच में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे। जब अलग से हम मॉडर्न अप्रोच डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो अमाउंट है सिर्फ उनको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उनके इफेक्ट और डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अब जानते हैं ये जो अकाउंट है उनका शेप कैसा होता है। तो ये होता है टी शेप। जैसे आपने देखा है टी आप बनाते हो तो इस शेप में होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड, इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। शॉर्ट में आप यहाँ देख रहे हो DR लिखा हुआ है। और जो भी क्रेडिट साइड है जिसको आप राइट साइड कहते हो, राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। राइट साइड में आप देख रहे हो कि शॉर्ट में CR लिखा है यानी क्रेडिट लिखा हुआ है। और यहाँ पे अकाउंट का नाम होगा कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे बनाया गया। जैसे मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया, तो ध्यान रखना ये जो टी शेप है एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कहते तो हैं टी शेप। बस यहाँ पे देखो आप परचेज अकाउंट का मैंने एक और एग्जांपल दिया है, ऊपर कैश अकाउंट और नीचे परचेज अकाउंट। तो क्या ये टी शेप है? नहीं, टी शेप है। तो हम इसको बनाते हैं कैसे हैं, ये देखें। अगर हम इसको बराबर हिस्सों में बांट दें तो ये टी शेप हो जाएगा। रियलिटी में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे अकाउंट्स में पहला कॉलम क्या होता है, डेट। नेक्स्ट है पर्टिकुलर, नेक्स्ट है JF जिसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। तो अगर इसको 20 से हम डिवाइड कर दें तब ये टी शेप में बनता है। तो ये अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो याद रखना। जैसे जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें 5 कॉलम होते हैं। इसी तरीके से कोई अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं, यहाँ पे आप देखो 8 कॉलम हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो आप फाइनली जान लेते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल हमें ये बताता है कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये नियम हम समझ लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने 2 अप्रोचेस दिए गए हैं। फर्स्ट है इंग्लिश अप्रोच और सेकंड है अमेरिकन अप्रोच। इस वीडियो में हम इंग्लिश अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल है। अमेरिकन अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। तो 2 अप्रोचेस हैं, इंग्लिश अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं साथ के साथ यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और जो अमेरिकन अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच जो है वो बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे, साथ साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जो इंग्लिश अप्रोच है जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, वो आपके अकाउंट्स को, जो भी मैंने अभी आपको अकाउंट्स के बारे में बताया है, उस अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। और वहीं पे अमेरिकन अप्रोच जो है वो अकाउंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे आपने पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये तीनों पढ़े होंगे। तो इसी डिवीजन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और जब भी आप डेबिट और क्रेडिट का रूल पढ़ोगे और स्पेशली इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो तीनों रूल्स हैं, चाहे वो गोल्डन रूल्स फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ये तीनों अकाउंट्स को साथ में लेके बनाए गए हैं। यानी कि ये जो तीनों रूल्स हैं वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो आपको सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक रूल के बारे में आप नहीं जानते तो आप अकाउंटिंग जो एंट्रीज़ हैं, जनरल एंट्रीज़ या भी लेजर बनाना है, वो आप गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना कि जितने भी तीनों रूल्स हैं वो साथ में काम करते हैं।
अब आइए फर्स्ट डिस्कस करते हैं इंग्लिश अप्रोच की, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। और इंग्लिश अप्रोच बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। इंग्लिश अप्रोच कहता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, यानी हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा और हर एक क्रेडिट का डेबिट होगा। कहने का क्या मतलब है कि एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, राज गेव ₹5,000 टू श्याम। ये मैंने एक ट्रांजैक्शन आप सबके लिए लिख दिया कि राज ने श्याम को 5,000 रुपये दिए। अब हमें जर्नल एंट्री करना है, तो हम क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसके बुक्स में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम हम बुक्स में इंटर नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे डेट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर हो जाएगा, फिर यहाँ पे LF हो जाएगा, फिर यहाँ पे अमाउंट, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो हर एक डेबिट का क्रेडिट होगा। पैसा किसको मिल रहा है? श्याम को मिल रहा है। श्याम DR टू कैश अकाउंट। अब राज के पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और श्याम को मिल रहा है तो श्याम को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि श्याम अकाउंट हम कभी भी नहीं लिखेंगे। कभी भी नेचुरल पर्सन अकाउंट के साथ अकाउंट यूज़ नहीं करते। ये जो अकाउंट मैंने लिखा है ना, कैश अकाउंट, ये किसी भी पर्सन के नाम के आगे नहीं होगा, चाहे राम हो, श्याम हो, नीरज हो, रवि हो, कोई भी नाम हो। इसके आगे हम अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे। ये नाम के आगे अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने क्या लिखा है? श्याम DR टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू श्याम। स्पेस नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। इस तरीके से अंडरलाइन करके आप ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। तो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है 2 बेसिस पे। फर्स्ट है पर्सनल और सेकंड है इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में आता है पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी इंग्लिश अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इसी तीनों से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं, तो एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट रिलेटेड है किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड, राम, श्याम, रवि, सोनम, कोई भी हो सकता है नाम। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, चाहे वो XYZ लिमिटेड हो सकता है पार्टनरशिप फर्म। किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकता है, फॉर एग्जांपल BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक, या और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट ध्यान रखना इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशंस। अब डिटेल में बात करें तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 सब कैटेगरी में। फर्स्ट है नेचुरल पर्सन, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन्स और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से अकाउंट में कौन सी चीज़ें जाएंगी। जैसे नेचुरल पर्सन्स का क्या मतलब है? जो नेचुरल पर्सन्स हैं, जैसे हम आप, जिसको गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल नीरज, सूरज, रजत, रिया दास,
इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं कैपिटल और ड्राइंग्स। इनको भी हम नेचुरल पर्सन्स मानते हैं क्योंकि ये नेचुरल पर्सन्स के ही अकाउंट होते हैं। कैपिटल का क्या मतलब है कि वो पैसा जो कि आपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगाया है। जैसे आपने इससे पहले देखा कि 5 लाख रुपए बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए लगाए गए हैं। एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 लाख रुपए किसी ने बिज़नेस में लगाया पैसा, बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो वो उसका कैपिटल होगा। ड्राइंग का क्या मतलब है? वो पैसा जो कि आपने अपने कैपिटल में से निकाल लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 रुपए एज़ अ ड्राइंग निकाल लिया, तो ड्राइंग जो है वो आपके कैपिटल को कम कर देती है, यानी कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,50,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नेचुरल पर्सन्स अकाउंट में क्या होगा, जो भी नेचुरल पर्सन है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, नीरज, सूरज, रजत, रिया दास, कोई भी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो नेचुरल पर्सन का एग्ज़ाम्पल है, या फिर अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट का एग्ज़ाम्पल है। सेकंड बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स, यानी कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं जो कि लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी पब्लिकेशन जैसे चांद पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन और बैंक अकाउंट, ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट के अंतर्गत आता है। लास्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, अक्रूड इंटरेस्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, आउटस्टैंडिंग हो जाए, प्रीपेड हो जाए, अक्रूड हो जाए। जब किसी भी अकाउंट से पहले प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड लिख दे तो वो आपका पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा, और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट का एग्जाम्पल होगा। डेटर्स कौन है? जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है, तो कोई भी डेटर का नाम है वो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट का एग्जाम्पल है। क्रेडिटर कौन है? जिनको आपको पैसा देना है, तो जिनको आपको पैसा देना है वो क्रेडिटर होंगे, और क्रेडिटर्स हमारे एग्जाम्पल हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के। तो उम्मीद है आपको पर्सनल अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को आपको डेबिट करना है और देने वाले को आपको क्रेडिट करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, राज गेव मनी टू श्वेता ₹10,000, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट। तो पैसा किसको मिल रहा है? श्वेता को, तो श्वेता DR टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू श्वेता, 10,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि राज के बुक में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पाने वाले को डेबिट, श्वेता जो है वो कैश पा रही है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। उम्मीद है आपको पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को हमें डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। ये एक सिंपल रूल है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। जो भी रियल एसेट हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, एसेट हो, जिनका मॉनेटरी वैल्यू है, वो सारे रियल एसेट आपके रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। अब बिजनेस के पास जो एसेट हैं वो टेंजिबल भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। तो इस तरीके से रियल अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। टेंजिबल का क्या मतलब है? जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो टेंजिबल होगा। जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं तो वो इनटेंजिबल होगा। तो इस तरीके से टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या होगा? लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये सारे टेंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरफ जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट के।
यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक एग्जाम्पल है इनटेंजिबल रियल अकाउंट का, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर या फिर डेफर्ड एक्सपेंस, ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है जो कि कंपनी पहले ही कर चुकी होती है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसमें वो ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर चुकी होती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट होता है वो कंपनी अभी तक कंज्यूम नहीं करती है। और इस तरीके से जो भी ये एक्सपेंसेस होता है इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट होता है उसमें हम एसेट साइड में दिखाते हैं। इसीलिए जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसे हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट का एक एग्जाम्पल मानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल जान लेते हैं। गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे, बिजनेस से जो भी जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। राज गेव मनी टू श्वेता ₹10,000। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज। राज के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करना है, तो पास कर देते हैं। फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, श्वेता DR टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश राज के बिजनेस से बाहर जा रहा है पैसा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। कैसे पता, क्योंकि कैश हमारा एसेट है और एसेट को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। श्वेता क्या है, ये पर्सन है, तो इस तरीके से श्वेता जो है वो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमने डेबिट किया है रिसीवर को, श्वेता रिसीवर है तो उसे हमने डेबिट कर दिया है। अमाउंट जो भी है वो आप नोट कर सकते हैं, 10,000 यहाँ पे लिख के अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रियल अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में जान लिए हैं, अब हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। जो भी इनकम और गेन होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो गेन से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या लॉसेस से रिलेटेड हो, वो सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब मैंने क्या बोला, इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसको कैटेगराइज कर देते हैं इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत। तो सपोज कर लेते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो यानी वो इनकम में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो इनकम होगा, और अगर लॉस हुआ है तो वो एक तरीके से लॉस के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से रेंट रिसीव, अगर रेंट रिसीव हुआ है तो वो एक तरीके से इनकम होगा। कमीशन रिसीव हुआ है तो वो भी इनकम है। ब्रोकरेज रिसीव हुआ है तो वो भी इनकम होगा, और डिस्काउंट मिला है तो वो भी इनकम है। सेम चीज़ हो जाएगा, अगर हम खुद पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे रेंट पे किया तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, कमीशन हमने पे किया तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ब्रोकरेज या डिस्काउंट हमने दिया किसी को तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। बैड डेट्स, ये लॉस है। अगर डेट आपने दिया है, उधार दिया, वो बैड हो जा रहा है, यानी कि वो आपको नहीं मिलता है। जो आपने उधार दिया वो वापस नहीं मिल रहा है तो वो एक तरीके से लॉस है। डेप्रिसिएशन भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट में याद रखना कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जितने भी इनकम और गेन हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं। तो अब गोल्डन रूल जान लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसे हमें डेबिट करना है, और जो भी इनकम और गेन्स हैं उन्हें हमें क्रेडिट करना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। राज पेड रेंट ₹8,000। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेंट, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो हमें पता चल गया कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब रेंट क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, ये आपका
नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे हमें डेबिट करना है, तो हमने रेंट को डेबिट कर दिया है। कैश जो है वो हमारे लिए एसेट है। एसेट क्या होता है? हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस से बाहर जाता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट हम लिख देंगे 8,000। तो उम्मीद है आपको नॉमिनल अकाउंट का भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जाना। अब जानते हैं अमेरिकन अप्रोच या फिर इसे हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये आज के समय में ज़्यादा यूज़ होता है, थोड़ा सा इजी है बट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, बट बेसिक आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन जो मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच है वो अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। शॉर्ट में याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट और R फॉर रेवेन्यू। यानी ये अकाउंट्स को टोटल 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट एंड रेवेन्यू। आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग्स को इंक्लूड कर देंगे। लायबिलिटी में जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, लोन्स हैं, इनको इंक्लूड कर देंगे। एक्सपेंसेस में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, इन सारी चीज़ों को हम एक्सपेंस में इंक्लूड कर देंगे। एसेट में आपको जो भी एसेट हैं, चाहे मशीनरी अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर अकाउंट हो, सबको हम इंक्लूड कर देंगे। रेवेन्यू में जो भी आपके रेवेन्यू हैं, जैसे सेल्स अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, डिविडेंड अकाउंट हो गया, इनको हम रेवेन्यू अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। अब नियम समझ लो कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं और एसेट हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे, बाकी तीनों को एक साथ। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस और एसेट हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं, अगर वो घटते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक बार फिर से समझ लो, जो भी आपके एक्सपेंसेस और एसेट हैं, अगर वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर एक्सपेंसेस और एसेट डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जो CLR है यानी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ कर रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा भी देता हूँ। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपेंसेस और एसेट हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। और जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, घट रहे हैं तो डेबिट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों चीज़ें, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। एक्सपेंसेस एंड एसेट, एक्सपेंसेस एंड एसेट अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, घट रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से जो भी आपके कैपिटल हैं, लायबिलिटीज़ हैं और रेवेन्यू हैं, अगर ये बढ़ रहे हैं तो उन्हें आप क्रेडिट कर दो, घट रहे हैं तो डेबिट कर दो। देख लो, एक्सपेंस और एसेट जो है अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, तो आप एक्सपेंस देख लो एक बार। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, घट रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। इसी तरीके से एसेट का भी देख लो, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, घट रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। इसी तरीके से कैपिटल, लायबिलिटीज़ का भी देख लो। मैंने आपको क्या बताया, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच जो है वो ईज़ी तो है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि हमारी जो कैपिटल है, लायबिलिटी है या जो भी एक्सपेंसेस है, एसेट है, रेवेन्यू है, जब आपको यही नहीं पता चलता कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप अच्छी तरीके से डेबिट और क्रेडिट का जो नियम है, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं, क्या डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्या मॉडर्न अप्रोच है, ये सारी चीज़ों का मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारी आईडी है स्टडी कॉमर्स ऑफिशियल। तो ये था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।